11th का फिज़िक्स में मेनली जो हम लोग को पढ़ना होता है वो होता है मैकेनिक्स। अप टू ये है मैकेनिक्स है अप टू चैप्टर 7। चैप्टर 7 तक मैकेनिक्स है, या चैप्टर 8 तक मान लो ग्रेविटेशन तक। उसके बाद है सॉलिड्स, फ्लूइड्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन एंड वेव। ये है तुम्हारा बुक 2। अकॉर्डिंग टू NCERT ये बुक 2 है और मैकेनिक्स पूरा है बुक 1। मैकेनिक्स मतलब मोशन रिलेटेड फिज़िक्स, मोशन रिलेटेड, तो जिसमें हम लोग देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, फिर देखेंगे वर्क पावर एनर्जी, फिर देखेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन, फिर देखेंगे ग्रेविटेशन। तो बुक 1 है, बुक 2 है। और उसके बाद जब 12th में आओगे तो 12th में आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। तो चाहे 12th का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिज़िक्स हो, या 11th का सॉलिड, फ्लूइड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स या ऑसिलेशन एंड वेव हो, ये सब यानी कि जितना फिज़िक्स है पढ़ना है तुम्हें, उन सब का बेस है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो स्टार्टिंग में पढ़ने हैं बुक 1 में, ये ऑलमोस्ट हर पार्ट में यूज़ होना है। तो हर पार्ट में मैकेनिक्स यूज होना है। और मैकेनिक्स को समझने के लिए, मैकेनिक्स समझेंगे तो आगे के फिज़िक्स समझेंगे, और मैकेनिक्स तब समझेंगे जब 11th 12th का मैथ्स का कुछ पार्ट, मेनली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर, जब ये पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि मैथ्स का पोर्शन का कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फिज़िक्स में, उसके बिना फिज़िक्स चल ही नहीं पाएगा। उसके बिना फिज़िक्स हम लोग डेफिनीशन नहीं समझ पाएंगे, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें बोल दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैलकुलेट करने को आ जाएगा कि वेलोसिटी है हमारा 2t² + 5t। इस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 2t² + 5t। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी डिफाइन किया जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सब जो डिफरेंशिएशन टर्म यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं बोलने में, या वेक्टर यूज़ कर रहे हैं बोलने में, तो ये सब मैथमेटिकल टर्म हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। और ये इतना है, ये इतना लेंदी है कि 12th के मैथ्स का 48% इन्हीं से आता है। और ये 4 मंथ 12th में पढ़े जाते हैं। 12th में तो ये 4 मंथ पढ़े जाते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा के भी यूज़ होते हैं जो 11th में आते हैं। तो वो कुछ फॉर्मूलाज हैं मेनली जो तुम्हें प्रॉब्लम करेगा फिज़िक्स को समझने में, और मेनली जिसके चलते फ़िज़िक्स बदनाम है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग 12th का मैथ्स यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। अगर इसको बिना जाने यूज़ करेंगे तो फिज़िक्स डिफ़िकल्ट है, और अगर ये जान करके, थोड़ा समझ करके यूज़ करेंगे तो फिज़िक्स ईजी है। जो स्टार्टिंग में है फिज़िक्स के, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी बात है, फिज़िकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये एरर एनालिसिस, पैरेलैक्स, ये सब इंट्रोडक्टरी बात है। ये मेन फिज़िक्स नहीं है। मेन फिज़िक्स विल स्टार्ट फ्रॉम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ से मेन शुरू होता है। और इसके आगे मैकेनिक्स और बाकी जितने भी हैं वो तब समझ में आएंगे जब मैकेनिक्स क्लियर हो, और मैकेनिक्स तब समझ में आएगा जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर क्लियर हो। कितना तो मैथ्स वाले पढ़ते हैं 4 मंथ,
तुम पढ़ लो 8 आवर्स, 8 to 10 आवर्स पढ़ लो फिज़िक्स के टीचर से। अगर 8 to 10 आवर फिज़िक्स के टीचर से पढ़ लिए तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे फिज़िक्स में, उतना तो जान जाओगे। वेक्टर को हम लोग अलग से फिर 8 आवर्स, ये तो फिज़िक्स के सिलेबस में भी डाल दिया गया है, तो इसलिए ये तो पढ़ना ही है। इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले हम लोगों को पढ़ने होते हैं वेक्टर, तो वो तो हम लोग देख लेंगे भाई। यहाँ पे वेक्टर तो पढ़ने पड़ेंगे और वो तो पढ़ लेंगे, फिज़िक्स का भी पार्ट है। बट डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के बिना फिज़िक्स में इधर तो काम चलेगा। ये तो वैसे भी इंट्रोडक्टरी बात है, कई जगह ये नेगलेक्ट भी होते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ाते हैं। लेकिन एक्चुअल फिज़िक्स में तो भाई बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। और इसको कोई 8 to 10 आवर लगा दे फिज़िक्स का टीचर, थोड़ा क्लियर कर ले तब आगे बढ़े, और कोई है 1 घंटा डिस्कस कर दिया, काम ख़त्म हो गया खाली फार्मूला लिख करके, तो ये भी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया है भाई कि इसको और इसको समझना है तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने क्या किया है भाई, तो डिफ्रेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का एक क्लास है फार्मूला को जानना। फार्मूला तो वैसे बहुत सारे हैं, 50-60 फार्मूला होंगे, लेकिन हमें फ़िज़िक्स में काम लायक 5-7 फार्मूला है, 5 to 7 फार्मूलाज ही हैं, वो उतना जान लें, फार्मूलाज जान लें। और इसका फिर हम लोग जानेंगे मीनिंग कि आखिर ये डिफ्रेंशिएशन हुआ क्या। इंटीग्रेशन में भी सिमिलरली हम लोग फार्मूला जानेंगे, 5 to 7 फार्मूला जाने और इसका जाने मीनिंग। तो मैंने क्या किया है कि इसका प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए, फ़िज़िक्स में यूज़फुल बनाने के लिए एक क्लास फार्मूला के लिए, एक क्लास मीनिंग के लिए, एक क्लास फार्मूला इंटीग्रेशन के लिए, एक क्लास मीनिंग के लिए। इतना कम से कम कर लें तो फिज़िक्स में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को लेकर के, तो ये काम करना पड़ेगा। तो आज का क्लास में इंटीग्रेशन के फार्मूला यूज़ करने पे कराता हूँ, और ये सब जो फिज़िक्स के काम हैं ये सब भी साथ साथ होते चलेंगे। लेकिन ये समझ में आने में कोई प्रॉब्लम ना रहे, उसके लिए ज़रूरी है ये, और ये ज़रूरी है तो इसको भी करना ज़रूरी है भाई। तो आज का क्लास हम लोग यही बैकग्राउंड मैथमेटिकली समझें कि आखिर इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है। सिर्फ फार्मूला 5 to 7 फार्मूला हैं वो जानना आज के अभी के डिस्कशन का मेन टारगेट होगा, और ये मंडे वाले क्लास में इसका मैं मीनिंग कराऊंगा। जो बैच का जो टाइमिंग है MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जो 2 बजे से 3:40 चलता है, ये तो चलेगा ही, टॉपिक आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ जो मैथमेटिकल पोर्शन है कुछ डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा और भी क्लास लगाऊंगा। ये तो है, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ और भी हमें करने पड़ेंगे। जैसे आज का क्लास लगाया वैसे ही 2 दिन बाद फिर एक क्लास लगा लूँगा, करते चलूँगा, क्योंकि हमें ओवरऑल देखो 8 आवर्स डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए एंड 8 आवर्स वेक्टर के लिए चाहिए। तो ये जब पढ़ाऊँगा तो फिज़िक्स का सिलेबस स्लो हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना ये पढ़ाऊँगा उसका पैरेलल में समझो एक्स्ट्रा हो जाए, ये कवर हो जाए, ताकि हमारा सिलेबस भी डिले ना हो, साथ साथ चल पाए और अपना बैकग्राउंड भी तैयार रहे, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। लॉजिक क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ता हूँ मैं। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँगा। चलो, तो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में आपको सेट रखने हैं कि ये काम हम लोग अभी कर रहे हैं। सो आप अपने रजिस्टर में सबसे पहले लिखो इंटीग्रेशन बेसिक फार्मूला, लिखो भाई इंटीग्रेशन बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूलाज ही हमें जानने हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, और ये जान लेंगे तो उसके बाद फिज़िक्स को एंजॉय कर पाएंगे, और जो बदनामी है फिज़िक्स की
भैया दीदी कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है फिज़िक्स, तो वो मुश्किल नहीं रहेगा। सार्थक क्लियर है यहाँ तक? स्टार्ट करें हम लोग। अक्षित, अभिनव, बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके सिंबल जाने हम लोग। देखो ये है इंटीग्रेशन का साइन, स्नेक की तरह। मान लो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सिंबल बताता है कि हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। किसका भाई? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में भाई? तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं भाई? ऐसे पढ़ते हैं, देखो, क्योंकि जो टर्म बोलूँगा वो समझ में भी तो आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ, ये नहीं सोचना है आज कि इसका मीनिंग क्या है। इंटीग्रेशन करके जो लाएंगे उसका मीनिंग क्या है, वो आज का टॉपिक नहीं है, ये मंडे का टॉपिक है। ये मंडे 2 PM के क्लास में हम लोग ये जान पाएंगे। ये मैं जो लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों नहीं आ रही आवाज़ भाई? बाकी लोग को आ रहे हैं? बाकी लोग को अभिनव आवाज़ आ रही है? आ रही है। अब हविशा आ रही है तुम्हें? आ रही है अब आवाज़? देखो क्लियर हो रहा होगा अब तो। सबको क्लियर है? तो देखो इसको मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डी के साथ जो लगा हुआ है ना, ये डी एक्स एक चीज़ होता है। इसका मीनिंग अभी नहीं समझेंगे, लिखने को तो मैं लिख दे रहा हूँ। डिफरेंशियल चेंज इन एक्स, बट इसको आपको अभी इसका मीनिंग नहीं समझने हैं, ये मीनिंग नहीं जानने हैं। बस अभी इतना ही समझना है कि ये इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा ये। अभी देखो, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखोगे समझ में आ जाएगा। ये जो हमने लिखा इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। इज लिख देता हूँ, इज एक्स क्यूब बाई 3। तो आप बोलेंगे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, अभी दिखाता हूँ फॉर्मूला क्या है। देखो भाई फॉर्मूला क्या है वो दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 1, आप भी लिख लो भाई, कॉपी पे लिखो। फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये होता है प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। नंबर 1 फॉर्मूला ये है। कभी भी हम लोग x टू द पावर n को जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा भाई? तो ये जो रिज़ल्ट आएगा इंटीग्रेट करने पे, जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा x टू द पावर n+1। जो पावर है वो एक इंक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड हो जाएगा। n इज़ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है, बट -1 ना हो। एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू -1। तो ये होता है फॉर्मूला। ध्यान से समझ लो, फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई
n+1। बोलो भाई ये क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हमने x² को लिखा। तो देखो इसका पावर 2 था तो पावर 2 से 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन एज पर द फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो x⁻2+1 डिवाइडेड बाई 2+1। तो क्या हो गया? तो x³ डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ये लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² ऐसे हो गया। चलो अभी और लिखता हूँ। अभी थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप थोड़ा सा और देख लें। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो हमने लिखा x⁴, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा रिजल्ट? तो वो फॉर्मूला कहता है कि ये पावर -1 नहीं होना चाहिए। हाँ तो पावर 1 तो नहीं है भाई, 4 है पावर। तो इसका हम लोग पावर 1 इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज पावर से डिवाइड कर दिया, तो इसलिए मिल गया ये x⁵ डिवाइडेड बाई 5, x⁵ डिवाइडेड बाई 5। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर, ये मिल जाएगा। तो ये आप एक फॉर्मूला पहले नोट कर लो, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ये लिख लो। तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे क्या इसको? इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x इज x³/3। ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सारे लोग लिख लिए। इसको साथ साथ चलते रहना, साथ साथ लिखते चलने हैं। अभी मैं करवाता चलूँगा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे करके क्लियर करता चलूँगा, क्योंकि 5-6 फॉर्मूला तुम्हें हज़म करने हैं। मीनिंग अलग क्लास में होगा, अभी हमें। तो ये एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी इंटीग्रेट कर लेते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आ जाता है उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना चाहिए। फाइनल आंसर में इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड करना चाहिए, c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिख लोगे। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2। ये समझो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 था x² किया, x² का हो गया हमारा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देंगे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। चलो ये लिख लिए। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी आपको भेज दूंगा ताकि किसी का कोई लिखने में अगर कुछ छूट जाए तो वो इजीली कर पाए। तो इसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसको हटा रहा हूँ, आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलो भाई इंटीग्रेट करो √x को। फॉर्मूला वही है, x⁴n वाला, वही अप्लाई करने पड़ेंगे। तो x⁴n वाला चाहिए। चलो करके देख लो। इसका मतलब ये क्या है भाई? तो ये तो x⁻½ है। दिस इज इक्वल टू x⁻½ अब इसका फॉर्मूला मालूम है। जैसे ही इसको इंटीग्रेट कर दोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, dx गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? x⁻½ + 1 डिवाइडेड बाई ½ + 1। तो क्या मिल जाएगा? x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इट मीन्स 2/3 इंटू x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में चिपका देना है। अब ये c का वैल्यू अभी नहीं सोचने हैं। c का वैल्यू क्या होगा वो अभी इंटीग्रेशन जो है ना, मान लो 100 कॉन्सेप्ट का अगर है इंटीग्रेशन तो उसमें से तुम्हें 3 ही चाहिए, 3/4 के कॉन्सेप्ट ही चाहिए। तो 3/4 में तुम सोचोगे सब कुछ जान ले, ऐसा तो नहीं होता। तो अभी के लिए याद रखने हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। अब आप बोलोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? तो डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन। अब बोल दूंगा तो समझ तो नहीं लोगे, जब आएगा तो समझोगे। जो फिज़िक्स के लायक हो वो फिज़िक्स में समझ पाओगे, जो फिज़िक्स में यूज करने लायक नहीं है वो हम लोग मैथ्स के लिए छोड़ देंगे।
जो मैथ पढ़ेंगे वो जाने अपना, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो फिज़िक्स से मतलब है, फिज़िक्स समझने से मतलब है, और फिज़िक्स समझने में जितना चाहिए उतना ही काम करेंगे। अभी फ़िलहाल एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग ऐड कर देते हैं, इतना ही अभी ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें फ़िज़िक्स में नहीं है। अब बोल दूंगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो अभी आप नहीं समझ पाओगे इस बात को, तो इसलिए अभी यही समझो कि इंटीग्रेट कर दिया मीन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन मिल गया हमें, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना चाहिए, ऐड कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला नंबर 2 लिखेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 ये क्या है भाई? तो ये है कि कोई भी कांस्टेंट अगर हो, मान लो हमें 2x को इंटीग्रेट करने हैं, 2x को इंटीग्रेट करने हैं, तो भाई 2x को इंटीग्रेट करने, ओनली x को इंटीग्रेट करने होते तो कर लेते। ओनली x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता बोलो? ओनली x का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? x टू द पावर 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता भाई? इंटीग्रेट करते तो x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डेट इज क्या हो जाता? x² डिवाइडेड बाई 2 हो जाता, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपना लगा लेते, x²/2 आ गया इंटीग्रेशन। सिर्फ x होता तो हम लोग निकाल लेते, सिर्फ x होता तो निकाल लेते, लेकिन 2 लगा हुआ है इसमें, मल्टीप्लाइड है 2। तो ये रूल है कि कांस्टेंट फैक्टर जो होगा, कांस्टेंट फैक्टर है ना, ये फैक्टर मल्टीप्लाइड है, तो कांस्टेंट फैक्टर को बाहर हम लोग रख सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, और जो बचेगा उसको इंटीग्रेट कर दो, बचेगा जो उसको इंटीग्रेट करेंगे, मीन्स 2 यहाँ पे बाहर रहेगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे, मीन्स x टू द पावर 1 को अब इंटीग्रेट करना होगा, 2 हमारा बाहर रह के मल्टीप्लाइड रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अब फार्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं, अब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 + 1 डेट इज क्या हो जाएगा भाई? 2 अपना मल्टीप्लाइड है और ये हो गया x² डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और मिल गया हमें x²। तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन x² और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में डाल देंगे, ये है अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू x²। तो ये आ गया। तो फॉर्मूला नंबर 2 ये बना, इसको मैं हटा रहा हूँ तो नोट कर लिया होगा। फॉर्मूला ये बना, कांस्टेंट फैक्टर लिख लो, कांस्टेंट फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, can be taken outside the integration, that is integration of अगर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है, ध्यान देना, इस तुम्हें बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ k(f(x) इज इक्वल टू k बाहर निकालो और इंटीग्रेशन करो fx को। fx क्या होता है? तो भाई fx होता है f × x, जो है वो fx होता है सम एक्सप्रेशन ऑफ x, सम एक्सप्रेशन ऑफ x मतलब सम एक्सप्रेशन ऐसे बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x हो सकता है हमारा फॉर एग्जांपल sin x, हो सकता है फॉर एग्जांपल हमारा x² + 5, कुछ भी हो सकता है, x के टर्म में कुछ भी हो उसको हम लोग fx बोल सकते हैं, मीन्स सम एक्सप्रेशन ऑफ x, सम एक्सप्रेशन कंटेनिंग x के फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है। सारे लोग ध्यान दे जरा, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा भाई? तो इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स fx इज इक्वल टू k बाहर निकाल दो और fx को इंटीग्रेट कर लो। इसी का ये एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल है, कैसे भाई? 2 कांस्टेंट फैक्टर है k है और ये fx है समझो, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया और जो हमारा बच गया उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये 2 बाहर निकला हुआ है, जो बचा हुआ है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कर दिया इंटीग्रेट।
हो गया। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो वैसे ही देखो, एक और तुम सॉल्व करो। fx का मतलब होता है कुछ भी है x के टर्म में। मान लो हमारा है 3x², इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, करो भाई, कितना हो जाएगा देखो। दिस विल बी इक्वल टू 3 को बाहर निकाला और इंटीग्रेशन हो गया हमारा x² का, तो 3 बाहर निकल करके मल्टीप्लाइड है और x² का हो गया x³/3। क्यों भाई, x² है, फॉर्मूला लगाएंगे भाई, फॉर्मूला नंबर 1, x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा और मिल जाएगा हमें x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया भाई, क्या है, कभी भी कोई कांस्टेंट फैक्टर होगा तो वो बाहर चला जाएगा और बाहर रह के मल्टीप्लाइड रहेगा, और बाकी अंदर में जो आपको इंटीग्रेट करना है कर लो। कांस्टेंट फैक्टर होना चाहिए, वो बाहर हो जाएगा। ये कांस्टेंट स्क्वायर है तो ये बाहर नहीं हो जाएगा, ये 2 जो है वो बाहर नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तो भाई x² है, वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर तो ये बन के आया 3। कांस्टेंट फैक्टर यहाँ लिखा है, कांस्टेंट फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर मल्टीपल, मल्टीप्लायर जो है मल्टीप्लाइड कर दिया, वो फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड, बाहर रह के मल्टीप्लाइड रखो, बाकी एज इट इज़ काम करेंगे। तो ये क्लियर हुआ भाई, ये पॉइंट याद रखने हैं। अब लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला 3 ये क्या है, इसको ज़रा समझा जाए। ये सब बड़ा काम आएगा भाई, क्योंकि अभी 9th-10th में काम नहीं आता था। 9th-10th में एक्चुअली हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़े थे, थोड़ा बहुत जानते थे, तो उसमें ये काम नहीं आता। जब आप 11th-12th में पढ़ोगे तो इसके बिना काम ही नहीं चल रहे हैं। सो फॉर्मूला नंबर 3, देखो कई बार ऐसा होता है कि इंटीग्रेट जो कर रहे हैं, कुछ फंक्शन ऑफ x है, फिर प्लस कुछ दूसरा फंक्शन ऑफ x है, मान लो u है, फिर v है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, और ये भी फंक्शन ऑफ x है, कुछ ऐसे है मान लो। इतने को करने हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो आ गया 2x² - 3x प्लस x³। इसको मान लो इंटीग्रेट करने हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये है समझो u, ये है समझो v, और ये समझो है w, या कुछ भी ले लिया, कुछ फंक्शन ऑफ x। ये मान लो f3x है, ये v है, मान लो ये f2x है, मतलब कुछ अलग फंक्शन ऑफ x। ये u है, मान लो ये f1x है, मीन्स कुछ एक्सप्रेशन ऑफ x, कुछ दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ x, तीसरा एक्सप्रेशन ऑफ x, और बीच में माइनस या प्लस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में ये कहता है u है, मान लो ये कुछ फंक्शन ऑफ x है, मान लो u यही हमारा f1x है, v ये हमारा मान लो f2x है, मतलब x का कुछ एक्सप्रेशन, और ये है मान लो f3x। 1 2 3 लिखने का मतलब होता है f1x, तो ये कुछ एक्सप्रेशन ऑफ x, ये भी कुछ एक्सप्रेशन ऑफ x, ये भी कुछ ऐसे है, बीच में प्लस है या माइनस है, कुछ भी हो। तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका करने का जो वर्किंग रूल है, तो इसका रूल ये है कि आप इनको अलग अलग कर दो। दैट इज़, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे किसको भाई, तो 2x² को इंटीग्रेट करो, मतलब 2x² को अलग कर दिया, माइनस 3x को इंटीग्रेट करो, और प्लस x³ को इंटीग्रेट करो। मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो भाई इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। बीच में माइनस था, माइनस रखेंगे, बीच में प्लस था तो प्लस रखेंगे। मतलब एक तरह से समझो कि ब्रैकेट ब्रेक करते हैं ना, जैसे ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ लगा, dx इसके साथ, फिर इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ लगा 3x के साथ, dx, ये इंटीग्रेशन 3x के साथ, तो dx भी इसके साथ, तो 3x dx हो गया। फिर ये इंटीग्रेशन x³ लगा, इंटीग्रेशन x³ dx,
तो ये इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स, समझो कि ब्रैकेट खोल रहे हैं एक तरह से, वैसा काम हो रहा है। सो ये इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड इन ऑल 3, जितने भी टर्म होंगे माइनस हो या प्लस हो तो इन सब को क्या करने हैं, अलग अलग कर देने हैं। उसके बाद इवेलुएट कर दो। इसके बाद क्या, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 बाहर हो गया और एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई 3 मिलेगा भाई, और यहाँ 3 फैक्टर है बाहर निकाल देंगे और ये एक्स का पावर 1 है तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, और प्लस ये क्या मिल जाएगा भाई, तो ये तो मिल जाएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, काम ख़त्म। मीन्स ओवरऑल जो आया, रुक जाओ भाई, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट समझ में आया वो ये आया कि अगर ऐसा हो u प्लस वी प्लस माइनस डब्लू अगर हो, ऐसा अगर इंटीग्रेट करने होते हैं तो u को अलग इंटीग्रेट करो और प्लस v को अलग इंटीग्रेट करो, और माइनस w है तो इसको अलग इंटीग्रेट करो। तीनों को अलग अलग करना चाहिए। कोई f1x है, कोई f2x है, कोई f3x है, तो सबको अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो भाई। प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस रहता तो माइनस लिखते, इसलिए, और यहाँ भी प्लस रहता तो प्लस लिखते, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसलिए फॉर्मूला बनता है ये, फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम लोग। u प्लस वी प्लस डब्लू है, u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू, तो जो है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस यूज़ करेंगे और तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा अब तक, ये एग्जाम्पल था, अलग अलग कर दिया, काम हो गया। बोलो ठीक है यहाँ तक? क्या बोलो, क्या बोले, क्या बोले, फिर एक और एग्जाम्पल कर लो, इसको नोट कर लो पहले, और आप एग्जाम्पल करेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सब ट्राई करेंगे, ऊपर दे देता हूँ इसका एग्जाम्पल। चलो, तुम्हें इंटीग्रेट करने हैं 2x प्लस 5। चलो इसको इंटीग्रेट करना है, 5 को तो आता नहीं होगा तुम्हें इंटीग्रेट करना, फिर भी दे दिया। 2x प्लस 5 इसको इंटीग्रेट करने हैं। टू एक्स प्लस 5 है, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो पहले मैं तुम्हें बता दूं कि 5 का इंटीग्रेशन कैसे होगा। पहले तुम्हें 5 का इंटीग्रेशन तुम्हें दिखाता हूं, ये तो आप करेंगे ही अलग अलग करके, लेकिन 5 का तो पहले जान जाएं। बोलो, कोई कुछ कह रहा है? 5 में x रेज़ टू द पावर 0 होगा। हाँ, 5 को समझेंगे 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 तो समझ ही सकते हैं 5 को, और इसको 5 इंटू 1 को लिखेंगे x का पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। और 5 कांस्टेंट बाहर निकल गया और x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन रह गया, और ये 5 ऐसे बाहर रहेगा और x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। डेट इज़ 5 इंटू x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 5x हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगा ही देंगे, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x हो गया। 5 का इंटीग्रेशन किया, 5x मिला। 2 का इंटीग्रेशन होता तो 2 बाहर आता, और कुछ नहीं है, खाली 5 है तो 5 इंटू 1 है, और 1 मतलब x पावर 0 है। तो इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हमने 5 को 5 इंटू 1 समझा, और 1 को समझा x का पावर 0, क्योंकि 1 तो x का पावर 0 लिख सकते हैं। सर हमने इसको 5 टू द पावर 1 भी नहीं समझा। 5 का पावर 1 समझने से क्या होगा, क्या फ़ायदा मिल जाएगा? 5 को हम लोग 5 का पावर 1 समझ लेंगे, उससे क्या हो जाएगा?
उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो ये है, x टू द पावर 1 होता तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करके लिख सकते थे, इसमें नहीं अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला। ये होता है x टू द पावर n का फॉर्मूला, 5 टू द पावर n का फॉर्मूला नहीं होता है। नहीं समझे? x का पावर देखो, यहाँ पे जो x है ना, ये जिसका पावर लगा रहे हो, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तब ये काम हो पाएगा। यहाँ जो x है, x का पावर 1 है, तो इसको x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ 5 का पावर 1 है, तो यहाँ 5 के रिस्पेक्ट में थोड़ी हो रहा है डिफरेंशिएट, 5 के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो रहा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल देंगे कि 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ये नहीं है, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए 5 को 5 का पावर 1 करके आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह गया। 5 का पावर 1 होने से तो कांस्टेंट ही रह गया, उसको फॉर्मूला पे आया ही नहीं। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला x टू द पावर n इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n x का पावर n को x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि ये जो है उसी के रिस्पेक्ट में हो, तो 5 का पावर 1 करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोलो ठीक है? जब भी कोई कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 1 समझ लो, और 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं। 5 बाहर आ गया अच्छे बच्चे की तरह, और x का पावर 0 इंटीग्रेट हो गया और 5x मिल गया। किसी ने कहा कि 5 को 5 का पावर 1 समझ ले, तो इसको 1 समझने से अप्लाई नहीं कर देंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो x का पावर सम रियल नंबर, x का पावर कुछ रियल नंबर हो -1 छोड़ करके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। बोलो कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बता दे भाई, और डाउट होना चाहिए, कुछ कुछ हो तो अच्छी बात है। एक का डाउट होगा, बाकी भी समझेंगे। जब भी कोई कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना हो, ध्यान देना, कोई कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेट करने हैं तो अपने पास और कोई उपाय नहीं है। 5 × 1 समझ लो, 6 है तो 6 × 1 समझेंगे। इसको फॉर्मूला में लाने के लिए 1 को x का पावर 0 समझ सकते हैं, कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकल गया और x का पावर 0 इंटीग्रेट किया, मिल गया। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, अलग से इसको नोट कर सकते हो कि कभी कोई कांस्टेंट हो, कुछ भी, अगर ये 5 के जगह कोई कांस्टेंट k रहता या c रहता, कुछ भी है, मान लो k ही रहता, तो k रहता तो k एज इट इज़ यहाँ रहता ऐसे, और k यहाँ पे k × x का पावर 0 समझते, और k यहाँ पे बाहर आ जाता, और k बाहर रहता तो यहाँ पे ऐसे k रहता ये, और यहाँ पे हो जाता kx हो जाता। जो भी कांस्टेंट रहेगा उतना × x हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। बोलो क्लियर है? इसलिए 5 का इंटीग्रेशन तो कम से कम समझिएगा कि 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 5 का इंटीग्रेशन आपको याद रखने हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। तो अब वहाँ आ जाएं उस पर भाई, इसको मिटा रहा हूँ, इधर वाले को हटाया जाए, उसको जल्दी सॉल्व करो, उसको जल्दी सॉल्व करो। अब इसको क्या लिखूंगा भाई? तो इसको लिखूंगा 2 को बाहर निकालूंगा और ये x रह जाएगा, और प्लस 5 को इंटीग्रेट करने हैं भाई, 5 को इंटीग्रेट करने हैं, ठीक है भाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऐसे बाहर रह गया और x का पावर 1 है, इसको इंटीग्रेट करने हैं, प्लस 5 बाहर आ गया, समझो 5 × 1 है, और ये 1 को x का पावर 0 समझेंगे, यही समझेंगे, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो 2 × x² 2 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 1 है तो x² 2 हो जाएगा, प्लस 5 और x का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये x² + 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आया था।
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको नोट कर लिया आपने। फॉर्मूला याद रखने हैं कि जब भी इस तरह का प्लस माइनस होगा तो सबको अलग अलग करो भाई। प्लस है तो प्लस रखोगे बीच में, माइनस है तो माइनस रखोगे। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन आप कर लो। इंटीग्रेशन dx कितना होगा? इसको क्या लिखें, कितना होगा ये? ये लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाइड हो सकता है। 1 है, 1 है मतलब, 1 है मतलब क्या? x टू द पावर 0 है। 1 है तो क्या है ये 1? x का पावर 0 है। और ये अब फॉर्मूला में आ गया, तो इंटीग्रेशन होने के बाद ठीक है, लिख लो। बोलो भाई, यहाँ तक तो क्लियर है? चलो अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो नोट का पॉइंट। ये सब तो बिल्कुल जितना मैं बता रहा हूँ उतना टिप्स पे होने चाहिए फिजिक्स के लिए। इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तुम भी लिख लो भाई, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या है दोनों में डिफरेंस वो समझेंगे अभी। इसको हटा रहा हूँ। देखो, अब तक जो हम लोगों ने देखा वो देखा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कैसे? एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा भाई? जल्दी से। एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं है। तो ये जो मिल रहा है तुम्हें, ये तो अननोन है। हमें क्या पता है एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स तो खुद वेरिएबल है। अब एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स इज वेरिएबल है, इसलिए ये जो रिजल्ट आया वो इनडेफिनिट है, नॉट फिक्स्ड। अगर इंटीग्रेट करके ये वैल्यू आ जाता 5, वैल्यू आ जाता 10, तो बोलते कि हाँ भाई ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिकॉज इट इज रिजल्टिंग ए डेफिनेट वैल्यू। और डेफिनेट वैल्यू ये रिजल्ट नहीं कर रहा, ये रिजल्ट लाता है अननोन के ही टर्म में रह जाता है, इसलिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। रिजल्ट इज इनडेफिनेट। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो फाइनल रिजल्ट होगा 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, कुछ तो हो, लेकिन वो फिक्स्ड हो। जो भी होगा कुछ आएगा वैल्यू, फ्रैक्शन में आए, इंटीजर में आए, 0 आए, कुछ भी आए, वो आएगा वैल्यू। कैसे? तो इसका देखें। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोगों ने 3-4 जो फार्मूला देखा, फार्मूला बहुत सारे हैं जो मैथ्स में यूज़ होंगे, 40-50 फार्मूला, लेकिन हमें फिजिक्स में इतने का काम है तो इसलिए इतना देखा है। 1-2 और भी देख सकते हैं, देखेंगे। फिलहाल ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको भी ज़रा समझा जाए। तो
ये जो है एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, इसमें अब ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है ये चीज़, और यही ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होता है। इसमें लिमिट डालते हैं, एक को बोलते हैं लोअर लिमिट। किसका लिमिट डालते हैं भाई? तो ये x का, यहाँ x वेरिएबल है, dx, d जिसके साथ है यही हमारा वेरिएबल है, यही वेरिएबल है whose upper and lower limits are taken। ये आप लिख लेंगे, ये खोपड़ी में भी लिख लेना है। x का लिमिट डालते हैं, देखो x का लोअर लिमिट डाला हमने 1 और x का अपर लिमिट डाला हमने 2, तो ये बन गया एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसका रिज़ल्ट देखो कैसे निकालेंगे। 1 मिनट के लिए पेन को छोड़ दो और खोपड़ी पे जोड़ दो। इसको मैं इवेलुएट करने जा रहा हूँ, इसको इवेलुएट करना है। यहाँ लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ x इज 1 और ये है अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ x इज 2। मतलब x का जो वैल्यू वेरी करेगा ना, वो मीनिंग वाले दिन आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वेरी करने का मतलब क्या हुआ। x का लोअर लिमिट, जो स्मॉलर लिमिट, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है, मीन्स x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जाएगा। मीनिंग के दिन पहचान में आएगा। अभी के लिए यह है कि एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। काम क्या होता है इनका? देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, वो इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलो बहुत अच्छे, हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग, ऐसे है भाई, ये इंटीग्रेशन करके आ गया। इसका लोअर लिमिट इंडिकेट कर देते हैं, अपर लिमिट को भी इंडिकेट कर देते हैं। इंडिकेट करने के बाद क्या करेंगे भाई? तो इंडिकेट करने के बाद अब इसको इवेलुएट करेंगे। क्या, कैसे करेंगे? तो देखो भाई, x का अपर लिमिट 2 है, तो ये जो भी इंटीग्रेट होके आया है इसमें x को रिप्लेस करो 2 से। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 डाल दो, अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा 2³/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 डालेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया, हमने अपर लिमिट डाल दिया, पूरे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट डाल दिया, जहाँ x था वहाँ 2 डाल दिया। माइनस करते हैं और फिर लोअर लिमिट डालते हैं, x का वैल्यू जहाँ जहाँ रह गया वहाँ 1। ये जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा। ये कितना हो गया? 8/3 प्लस c माइनस 1/3 और माइनस c हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/3। दिस इज फिक्स्ड वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू है 7/3, इसलिए इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे, जो भी इंटीग्रेट करके आएगा अपर लिमिट चिपका दो जहाँ जहाँ x है, माइनस लोअर लिमिट चिपका दो, बीच में रहेगा माइनस, और उसके बाद आ गया वैल्यू तुम्हें 7/3। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड इसीलिए नहीं करते हैं कि ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो शहीद हो जाएगा भाई, मर जाएगा ये तो फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग c को छोड़ देते हैं और सीधा x³/3 में ही लिमिट डाल देते हैं, काम हो जाता है। 2³/3 और ये है 1³/3, 2³/3 में से 1³/3 सब्ट्रैक्ट किया, मिल गया हमें 7/3। ये हो गया आंसर। लिख लो इसको। अभी और एग्जांपल दिखाएंगे, बोलो। हमेशा 1 और 2 ही डालना है? नहीं, जो लिमिट दिया रहेगा वही डालने हैं। अभी बताऊंगा और एग्जांपल। यहाँ 2, यहाँ 4 भी हो सकता है, यहाँ 2 और 9 भी हो सकता है, 0 और 9 हो सकता है, -1 और -5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको करना क्या है? जो अपर लिमिट दिया हुआ है उसको चिपकाओ, माइनस लोअर लिमिट है उसको चिपकाओ, बात ख़त्म कर दो। यही काम करना है आपको। तो ये ओवरऑल लिख लो। हाँ बोलो, कोई डाउट है? लोअर लिमिट अपर लिमिट से ज़्यादा हो सकता है।
हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैथ्स में आप इसको पढ़ोगे कि लिमिट हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 1 भी रख सकते थे, तो उस कंडीशन में नेगेटिव आ जाता। इधर 2 रखते, इधर 1 रखते, तो समझो ये वाला माइनस ये वाला हो जाता, 1/3 माइनस 8/3 हो जाता, तो माइनस 7/3 हो जाता। तुम्हें जो लोअर लिमिट है, जो अपर लिमिट दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं कि अपर लिमिट ज़्यादा ही वैल्यू का होगा, कम वैल्यू का भी हो सकता है। जो ऊपर दिया है उसको पहले चिपकाना है, पहले रिप्लेस करने हैं, माइनस जो नीचे दिया हुआ है लोअर लिमिट उसको डालने हैं और इवेल्युएट कर देने। क्लियर है? और कोई डाउट? यहाँ तक ठीक है? चलो अब इस पे अब क्वेश्चन आप करोगे। इधर को हटा रहा हूँ मैं। चलो देखो, x माइनस 3 लिमिट डाला 0 से 2। देखो 0 खाली लिखा, 0 और 2, तो अंडरस्टूड है कि इसी का लिमिट डल रहा है भाई। यहाँ पे x = 0, x = 2, ये भी लिख सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे, नहीं भी लिखेंगे तब भी इसी का समझा जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3 dx और ये 0 से 2। सो लिमिट यहाँ पे क्या है? 0 है और 2 है, बस। किसका लिमिट है? तो भाई इसी का लिमिट होता है, यहाँ दिखा है ना, इसी का लिमिट डालते हैं। वेरिएबल हुज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर टेकन, तो इसी का हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट लेते हैं। 0 लोअर लिमिट, 2 है अपर लिमिट। इसको इवेलुएट करो भाई। उसी तरह से काम करना है, -2 आ रहा है। देखते हैं जितना भी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन तो भाई दोनों में अलग अलग अप्लाई, ये अलग समझा जाए, ये अलग समझा जाए, ये दोनों अलग अलग समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो 2x dx 0 से 2 माइनस 3 dx 0 से 2, दोनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है भाई, 0 से 2 हमारा लिमिट था, दोनों पे अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद ये काम करेंगे भाई। दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का पावर 1 है रहेगा, और यहाँ पे लिमिट जो है 0 से 2 का लिमिट है, चाहे x = लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और बचेगा इंटीग्रेशन dx, मतलब क्या? 1 मतलब क्या? x का पावर 0, सबको पता है भाई, पहले हम लोग कर चुके हैं ये काम। तो ये 2 कांस्टेंट फैक्टर की तरह रहेगा, और यहाँ हो गया x² डिवाइडेड बाई 2, पूरा हो गया भाई इंटीग्रेट करके। ये बाहर रखो चाहे अंदर रखो, इसको बाहर रखो, इंटीग्रेट करते समय बाहर रख लिया, बाद में अंदर भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 से 2 माइनस 3 है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x, क्योंकि ये वाला क्या है भाई? तो 1 है x का पावर 0, 1 इज इक्वल टू x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया भाई इंटीग्रेशन, और लिमिट जाएगा 0 से लेकर 2 तक। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब देखें, 2 हो जाएंगे कैंसिल, 2 हो गया कैंसिल, बच गया x² ओनली, तो x² पे ही लिमिट डालना भाई, माइनस ये तो 3 रह जाएगा, 1 से कुछ नहीं होगा, तो 3x है। इसमें भी हम लोग 0 से 2 का लिमिट डालेंगे, और इस तरह से अब काम करेंगे भाई। तो आगे कितना आ जाएगा वैल्यू? तो ये हो गया। अब जहाँ जहाँ x है इंटीग्रेट करने के बाद आया, c यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। x के बदले में 2 डालेंगे, तो 2² माइनस 0² माइनस ये लिखेंगे 3 × 2
-3 इंटू 0, जहाँ जहाँ x था वहाँ अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट डाला 2² लोअर लिमिट डाला 0², यहाँ तक मिल गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये 4 - 0 और ये क्या हो गया माइनस भाई, तो ये वाला हो गया 6 - 0, 6 - 0। तो ये क्या मिल गया भाई, 4 - 0 -6 तो -2 मिल गया, तो -2 आंसर हो गया। तो यही हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने इसको ऐसे किया है जैसे पहले से 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -0² -3 इंटू 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब एक ही है, कोई बात नहीं, मैं वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। देखो पहले यहाँ तक तो सारे लोग नोट कर लें, आपने सॉल्व किया था यहाँ तक, लिमिट था 0 से 2 का, तो अभी हटा रहा हूँ इनको। देखो इसको हम लोग, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 था, 0 से 2 था। कुछ लोग सोचेंगे कि चलो भाई इंटीग्रेट करने हैं, इंटीग्रेट किया जाए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये तो उनके माइंड में है कि अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, सबको मालूम है, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और x² 2 हो गया इंटीग्रेट करके, -3 बाहर हो गया और 1 का इंटीग्रेशन किया तो x हो गया, एक ही साथ कर लिया। मतलब इसको मन में रखा कि भाई ये अलग अलग हुआ है, ये मन में रखा, ये मन में रखा कि अलग अलग हुआ है। ऐसे ही तो करके इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग करके। तो 2x का किया तो 2x² 2 आया, 3 बाहर आ गया और इसका क्या आ जाएगा भाई, तो इसका आ जाएगा x, 3x। बोलो ठीक है यहाँ तक। ये मन में रखा, ये मन में रखा भाई। अभी तुम एक एक स्टेप लेके लिखते हो, बाद में थोड़ी ना स्टेप लिखोगे, सीधा इसके बाद सीधा आंसर लिखोगे। इतना मैं थोड़ी लिखूंगा, मुझे तो अपने से करना होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, पहले ही कैलकुलेट कर लूँगा, 2x² 2, 2 कैंसिल हो गया, x² रह गया और इधर 3 और x आ गया, यानी कि x² - 3x है। तो ये आया x² - 3x, ये आया भाई। और लिमिट है यहाँ पे x⁻0 से लेकर के 2 तक। तो बस ठीक है भाई, चाहे तो तुम इसको अलग अलग लिमिट डालें, x² पे डाले और फिर तुमने 3x का अलग डाला, ऐसे लिमिट दोनों में अलग अलग डाला। या फिर ऐसे कर सकते थे भाई कि x का वैल्यू अब 2 डालेंगे, 2² -3 इंटू 2, ये हो गया भाई लोअर लिमिट, अपर लिमिट डल गया, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0, ऐसे कर दिया। जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 रख दिया, तो इससे मिल गया हमें 4 - 6 और -0 - 0, तो इससे मिल गया हमें -2। तो बात एक ही है, आप चाहो तो पूरे कलेक्टिवली एक ही बार इंटीग्रेट करके रख दो, तब अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालो, ये भी कर सकते हैं। या फिर हमने जब अलग अलग कर ही लिया तो अलग अलग लिमिट के साथ ही कर लो, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो ठीक है। यही किया था हविशा तुमने? हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन अलग करना होता, चाहे तो लिमिट को साथ साथ लेते जाओ, अलग अलग कर ही रहे हो तो लिमिट को भी अलग अलग ले जाओ, तो वैसे कर लो। या तो फिर अपना इंटीग्रेशन करके, मन में ही इंटीग्रेशन करके सीधा चिपका दिया, ये आया। कुछ लोग तो डायरेक्ट यही लिखेंगे और उसके बाद लिमिट डाल देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा एग्जाम्पल बताऊँ अब? चलो देखो, अब मान लो एक और इंटीग्रेट करो, 2x + 5, ऐसा तो कर ही लोगे। x का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक, कर सकते हैं हम लोग, हो जाएगा।
क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 5x आएगा, होगा कि नहीं? करो 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 भाई। बिल्कुल ठीक है, जिनका 18 आया। चलो एक और कर दो। एक मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कभी करना हो तो वो होता है माइनस कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो होता है साइन एक्स। याद रखोगे, कम से कम साइन और कॉस का तो याद रखें। और एक और याद रखेंगे, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। एंड e टू द पावर कांस्टेंट टाइम्स x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k होता है। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी फिजिक्स में यूज़ हो जाता है, 12th क्लास में आओगे तब इसका यूज़ हो जाएगा, 11th में तो वही यूज़ होता है इस टाइप का। तो ये भी आप फॉर्मूला लिख लेंगे, कभी कभी फिजिक्स में काम आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन करने हैं cos x dx जीरो से पाई बाई 2, ये है। तो इजीली निकाल सकते हो भाई। बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला मालूम है हमें? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। तो साइन एक्स कर दिया इंटीग्रेट। अब क्या, अब तो लिमिट डाल रहे हैं, अपर लिमिट चिपकाएंगे इसमें, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 मीन साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है 1, साइन 0 होता है 0, इसलिए वैल्यू आ गया 1। ये लिख लिए है ना इधर का फॉर्मूला? चलो एक और क्वेश्चन करो। e टू द पावर 2x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं, x का वैल्यू 0 से लेकर के 2। बस अब 5 मिनट में छोड़ देंगे, जल्दी कर लो भाई। 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
अभी फॉर्मूला लिखवाया था, सर वो तो पता है कि टू द पावर 2x अपॉन तो इसको इंटीग्रेट करो पहले। तो पहले इंटीग्रेट किया तो e टू द पावर 2x का हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है x में मल्टीप्लाइड उससे डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे अब लिमिट डालेंगे x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, तो ये वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर, अब अपर लिमिट डालोगे तो 2 इंटू 2 लिखोगे डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट डालने पे। लोअर लिमिट डालेंगे तो e का पावर 2 इंटू 0 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, ये लोअर लिमिट डाले तो हो गया। और ये टोटल वैल्यू तुम्हें इवेलुएट करके लिखने पड़ेंगे। तो ये कितना हुआ भाई? तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा e टू द पावर 4, e टू द पावर 4, e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस e टू द पावर 0 हो गया मीन्स 1 हो गया, e टू द पावर 0 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स फाइनल आंसर जो हो गया वो e टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे भी और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें e का वैल्यू तुम्हें चाहो तो रख सकते हो, 2.71 होता है e का वैल्यू, सब लोग जानते हैं फिजिक्स और मैथ वाले। तो मैथ में जानोगे ये फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वैसे ही ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और ये हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैथ्स में एक चैप्टर आता है उसमें पढ़ते हैं लोग, तो कोई बात नहीं है। अभी आप e मतलब 2.71 समझना, काम होता जाएगा। इसका वैल्यू इवेल्युएट करना चाहते हैं 2.71 का पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, काम हो जाएगा। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में यहीं तक लिखेंगे यही आंसर है, किसी भी बुक में यहाँ तक आंसर नहीं दिया जाएगा, यहीं तक दिया जाएगा, यही स्टैंडर्ड है। ई को सब जानते हैं, पाई को सब जानते हैं, इसलिए पाई के टर्म में ई के टर्म में आंसर छोड़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए ई का वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं कि 2.71 वैल्यू रख करके और निकाल रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये हो जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। चलो अब एक और फार्मूला लिख लो भाई। आपके मन में ख्याल आया होगा कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, बट n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो मन में ख्याल आया होगा कि -1 होता तो क्या होता, -1 नहीं है तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन -1 हो तब क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बदल जाते हैं। x टू द पावर -1 अगर हो ना, पावर अगर -1 हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x। इसका फॉर्मूला होता है, एक अलग फंक्शन होता है log फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी मैथ्स में अलग चैप्टर बनता है log फंक्शन। तो खैर इसका काम 12th में आएगा, अभी कोई काम आएगा नहीं, तब तक आप log के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैथ्स में मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा log के बारे में मैं भी बताता हूँ आपको, एक मैथमेटिकल वीडियो जो है सेंड कर दूंगा log फंक्शन और थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा मैंने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर दिया है। तो log एक फंक्शन होता है, अभी के लिए तो इतना ही समझो log x हो जाएगा, मीन्स x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें log x मिलेगा इफ़ n इज़ इक्वल टू -1। ये हो गया इसका काउंटर पार्ट जो इसमें नहीं था। -1 ना हो तो ये है, पावर 1 बढ़ा दो और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर दो, और -1 होगा पावर तो log x है इंटीग्रेशन। तो log का अभी तुम्हें काम नहीं आएगा, जब फिजिक्स में काम आएगा वो एक ही बार काम आता है, तब तक तो आप जान चुके होगे। हाँ बोलो, क्या बोलो, फिर से बोलो। सर n की वैल्यू -2 होने पर भी सेम रहेगा log x। सिर्फ -1 होने पे log x होगा, -2 हो, -9 कुछ भी हो तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूला सारे वैल्यूज़ के लिए वैलिड है एक्सेप्ट -1।
चलो अभी मैं तुम्हें निगेटिव वाला भी दे देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन करो भाई सारे लोग, एक क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेट करने हैं x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। x का लिमिट भी दे देता हूँ 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 2। चलो भाई इसको ज़रा ट्राई करो। भाई इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग करो ना, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। इसको दिस इज इक्वल टू ये वाला जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना भाई x² बाई एक्स क्यूब, अलग अलग तो कर सकते हैं ना। x² डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसको। बोलो ऐसा तो लिख सकते हैं ना। एक्स क्यू को तीनों में कर दिया तो दिस इज इक्वल टू x² अपॉन एक्स क्यू है तो क्या बचा 1/x बचा, 1/x माइनस x अपॉन एक्स क्यू है तो 1/x², यही हो गया, प्लस 2/x क्यू। बोलो इसमें परेशानी है कुछ? ये तो काम कर ही सकते हैं ना, इसको अलग अलग तो कर सकते हैं ना भाई। अभी इंटीग्रेट नहीं किया, अभी तो इंटीग्रेशन का साइन कैरी कर रहे हैं साथ साथ। बोलो ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसको भाई तो 1/x dx अलग अलग कर देते हैं। अब ये तो पता ही है कि हमें माइनस है प्लस है तो अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ 0 से 2 हो गया, ये माइनस ये हो गया x⁻² -2। इसको कैसे करोगे, x⁻² है भाई 0 से 2 प्लस 2 बाहर आ गया और x⁻³ है। बोलो ठीक है यहाँ तक? बोलो भाई क्लियर है? बस इसके आगे तो काम कर दो, इसके आगे काम कर दो और ये सब जान गया तो फिज़िक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कम से कम। अभी फर्स्ट जो स्टार्ट होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसी में काम आएगा ये। तो बताओ भाई पहले क्या हो गया, इसका तो हो गया दिस इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या log x माइनस कौन वाला, ये अलग अलग करना ये। और ये जो क्वेश्चन था इसमें अलग अलग करोगे ना। देखो ये होता है अगर 2 - 3 डिवाइडेड बाई 4 होता है तो इसको लिखते हो ना 2/4 - 3/4, ऐसा करते हैं ना। तो यही काम यहाँ किए हैं भाई, x² अपॉन एक्स क्यू माइनस x अपॉन एक्स क्यू प्लस 2/x क्यू। ठीक है, x² अपॉन एक्स क्यू किया तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1x बच जाएगा, 1x बच गया। x और इधर एक्स क्यू है तो x² बच गया डिनोमिनेटर में, 2 है और एक्स क्यू है तो ये तो 2 और एक्स क्यू दोनों रह जाएगा। अब यहाँ x का पावर -1 है समझो, यहाँ x का पावर -2 है, यहाँ x का पावर -3 है। अभी कोई पूछ रहा था ना कि पावर -2 होगा तो क्या होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो 1/x का तो log x होता है भाई। यहाँ लिमिट कुछ भी दिया जा सकता था, लिमिट आप कुछ भी दे सकते हो भाई। 0 से 2 दिए हो, आप चाहें तो 0 से 2 के बदले में 1 और 2 भी दे सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 से 2, 1 से 2 ही मैं कर दे रहा हूँ अभी। आप बोलोगे कि 1 से 2 अब क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है थोड़ा सा। यहाँ x इज इक्वल टू 0 से हम लोग
0 0 जहाँ है उसको मैं हटा रहा हूँ, 1 से कर दे रहा हूँ। वो इसलिए कर दे रहे हैं इसलिए कर दे रहे हैं भाई मेरे कि log x आ गया ना इंटीग्रेट करके, और log x जो है ना log 0 डिफाइंड ही नहीं होता है, log 0 डिफाइंड नहीं होता है, log x वैलिड ही होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो log 0 कुछ होता ही नहीं है, इसलिए 0 जहाँ log आया तो 0 नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ये मैथ्स वाले जानते हैं, मैथ्स वाले समझते हैं, इसलिए यहाँ पर लिमिट 1 से 2 मैंने डाला। तो ये 1 से 2 बस रहेगा भाई, 1 से 2 रहेगा, log x आ गया क्योंकि log 0 नहीं होता है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। 0 लिमिट हटा दिया, 1 रख दिया। अब log जब पढ़ेंगे आप तो समझेंगे कि log 0 नहीं होता है। log x जो फंक्शन है ना वो सिर्फ x पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड है, x नेगेटिव और 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता log x फंक्शन। मैथ्स वाले समझते हैं भाई। तो ये आपको इस चक्कर में अभी नहीं पढ़ने हैं, बस ये समझो लिमिट मेरा 1 से 2 था तो 1 से 2 रखेंगे। अब यहाँ x का पावर -2 इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, क्योंकि फॉर्मूला ये वैलिड रहेगा। कौन वाला, x⁴n वाला। क्यों वैलिड रहेगा भाई, क्योंकि ये -1 पावर नहीं है इसलिए ये वैलिड रहेगा। -1 नहीं है ना, -2 है, काम करेगा। तो ये हो गया 1 से 2 तक +2 इंटू ये वाला हो जाएगा इंटीग्रेट करके x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, और यहाँ भी लिमिट डालेंगे 1 से लेकर के 2 तक। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है कि किसी को कन्फ्यूज़न है? भविष्य बोलो। थर्ड पार्ट में यहाँ ये तो 1/x आ गया ना, x² डिवाइडेड बाई x³ था तो x² से ये क्यूब कैंसिल हो गया, 1/x बच गया बस। तो ये वाला 1/x बच गया इधर वाला। दूसरा फैक्टर में x डिवाइडेड बाई x³ था तो एक x कैंसिल होगा, x² तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा तो ये x² बच गया। और यहाँ 2/x³ है तो 2/x³ है। x³ का मतलब है x का पावर -3, 1/x² मतलब है x पावर -2, और ये x का पावर -1 इसका तो log x होता है, सबको पता है भाई। x⁻² वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, 1 से 2 लिमिट, और यहाँ भी 1 से 2 लिमिट। तो अब देखो इवेल्युएट कर देंगे इसको लिखेंगे log 2 - log 1 माइनस। अब ये कितना है वो देख लो, ये कितना है वो ज़रा देखो। ये x⁻1 डिवाइडेड बाई -1 है, यानी -1/x है। x⁻1 डिवाइडेड बाई -1 ये हुआ, ये x⁻1 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि माइनस और 1/x। x का पावर -1 को 1/x लिखेंगे, मीन्स -1/x। तो -1/x है, लिमिट है 1 से 2 तक, +2 है और इस 2 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे x का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 डिनोमिनेटर में है -2 और ये x का पावर -2। x का पावर -2 का मतलब होता है 1/x²। x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। ये लिमिट तो रख लोगे, तो बस इसको इसी टर्म में छोड़ दोगे, इसका आंसर इसी टर्म में log 2 - log 1, और ये इन सब का वैल्यू तो इवेल्युएट कर लो। ये तो सिंपल अलजेब्रा है भाई, ये तो सिंपल अलजेब्रा है, ये तो काम कर लेंगे। ये करके दिखाने में कोई बहादुरी वाली बात तो है नहीं जो मैं करूं और टाइम तुम्हारा ख़राब करूं। ठीक है, तो इस तरह से इवेल्युएट करेंगे। कुछ भी पावर हो, पावर 0 होगा तब भी वैलिड है, पावर -3 होगा तब भी वैलिड है, पावर x का पावर -3/2 होगा तब भी वैलिड है। सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, हटाएं इसको।
एक और करोगे क्वेश्चन, एक और लास्ट। यस सर। तो इंटीग्रेशन के नॉर्मल फार्मूलाज हम लोग जान जाएंगे कि फिजिक्स में यूज़ हो जाए। एक और खाली कर लो, यही निगेटिव पावर वाला जैसा। इंटीग्रेट करो 1/x रूट x। है कुछ नहीं, है तो कुछ नहीं, ये इजी है, अलजबरा है, बस थोड़ा आपको मैनिपुलेट करना है। इंटीग्रेशन के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। करो जल्दी से। जल्दी से कर लो इसको। विनोद समझ में आ रहा है? अभिनव विनोद क्लियर है ना अभी तक का? अभिषेक कुमार, अभिषेक, हाँ, अक्षित, यस सर। मयंक, यस सर। सार्थक, बाकी जो बैच में है ना लोग, उनको मैंने अलग करा दिया था एक बार। आप लोग लेट ज्वाइन करने वाले हो, इसलिए आप लोगों को अलग से करा रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आते रहना चाहिए। सीक्वेंस ऐसा बना रखा है। चलो जल्दी से, आ गया होगा अब तो। सर ये हमने ऐड क्यों करा है इसे? x to the power 1 plus half। वो आप अपना देखो, वो तो 6 क्लास वाला है। तो आपको बदल के ये तो पता है, लेकिन ये ऐड क्यों हो गया? अरे भाई x इंटू रूट एक्स, x का पावर 1 है, x का पावर हाफ, क्या करोगे बताओ? अच्छा, x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, तो क्या करेंगे? होता है ना, x का पावर a प्लस b। हाँ तो वही चीज़ है, ये तो पढ़ाई था 6-7 में आपने। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आया x का पावर 3/2, मीन्स नोमिनेटर में आकर के -3/2 हो गया। अब तक हम लोगों ने इंटीग्रेट नहीं किया है, अब तक ने सिर्फ सिंप्लीफाई किया इसको, मीन्स फाइनली हम लोगों को। और ये आप इतना लिख रहे हैं, एक एक स्टेप करके लिख रहा हूँ, तब आप इतना है। ये तो देखने वाला तुरंत बता देगा कि ये x का पावर -3/2 है। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना है बोलो भाई, कितना आया? -3/2 + 1 डिवाइडेड बाई -3/2 + 1। क्यों? क्योंकि -1 नहीं है पावर, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x to the power -2 + 1 मतलब -½ और -3/2 + 1 मीन्स -½ ये हो गया तुम्हारा -2/½ ऊपर चला गया, -2/√x। -2/√2 -2/√0। तो 0 रखना नहीं चाहिए था। यहाँ तक ठीक है भाई, इसके आगे का काम कर लेंगे ना। यस सर।
अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ एक्स स्क्वायर रूट एक्स कर देता हूँ तो चलो इसको करो और लिमिट छोड़ो, हमें खाली कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। इसको जल्दी करो, कोई लिमिट नहीं। 1/x स्क्वायर रूट एक्स, जल्दी बताओ। अरे भाई तो इंटीग्रेट करके नहीं हुआ ना, ये तो अभी हुआ, ये तो सिंप्लीफाई करने पे ये हुआ ना। बोलो ठीक है, तुमने सही बोला, एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, मीन्स एक्स का पावर 2 + 1/2 डेट इज़ एक्स का पावर 5/2 होता है ये, इसलिए तुम्हारा डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5/2 हुआ। x टू द पावर -5/2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर -5/2 + 1 डिवाइडेड बाई -5/2 + 1 करना पड़ेगा, नहीं x का पावर हो गया -3/2 डिवाइडेड बाई -3/2, तो ये हो गया -2/3 इंटू एक्स का पावर -3/2, ये हो गया वैल्यू। और इनडेफिनिट है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। ठीक है यहाँ तक? इतना फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं जो आज डिस्कस किया, उन फॉर्मूलाज को बिल्कुल माइंड में सेट रखने हैं। x टू द पावर n वाला, n नॉट इक्वल टू -1 होगा तो, और -1 हो गया तो क्या होगा भाई, तो log x होगा। और इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है भाई, तो इंटीग्रेशन cos x होता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो sin x का होता है माइनस ऑफ cos x। और क्या होता है भाई, तो कभी भी u + -v + -w + कुछ और हो जाए, इसको इंटीग्रेट करना होगा तो क्या करेंगे भाई, तो u को इंटीग्रेट करेंगे, +-v है तो v को इंटीग्रेट करेंगे, +-w है w को इंटीग्रेट करेंगे, z को भी इंटीग्रेट करेंगे। ये समझा। और क्या समझा भाई, तो कांस्टेंट फैक्टर अगर हो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो k बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसको करेंगे भाई, तो fx को इंटीग्रेट करेंगे। यही होता था, कांस्टेंट फैक्टर विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। और ओनली अगर मान लो कोई कांस्टेंट आ जाए और dx आ जाए तो दिस विल बी इक्वल टू kx, और इंटीग्रेशन dx हुआ अगर तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 1 तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ज़रूर याद रखने हैं। और जहाँ लिमिट दे दिया जाए अपर लिमिट चिपकाओ इंटीग्रेट करने के बाद, माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस कर दो। वो कुछ क्वेश्चंस दे दूं, नहीं होमवर्क तो दे देंगे, लेकिन ठीक है मैं होमवर्क दे दूंगा तुम्हें। होमवर्क का, क्योंकि रेगुलर क्लास में इसको टच नहीं करूंगा। अब रेगुलर क्लास में मैंने कराया है इसको एक बार, तो होमवर्क तो देखो सबसे पहली बात कि जो आज कराया है उसको फिर से एक बार साइड रख करके, जो नोट बनाए हैं उसको साइड रख करके पहले एक बार खुद से करना, उसके बाद मैच करना कि जो किया है वो वही है कि नहीं। पहले तो एक बार वो मैच करो। इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देने को तो मैं दे देता हूँ, आपको जो डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे भेज देना। ये हो गया, मान लो x² - 3x प्लस x² - 3x² + 5, ये कर लो भाई।
1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर सकते हो। 2e⁻3x 0 से 1 के लिए वैसे ही कर सकते हो। अभी जो कराया उसके अकॉर्डिंगली ये इंटीग्रेट कर लोगे और यहाँ वैल्यू डाल लोगे 1 से 2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। cos x को इंटीग्रेट करोगे, π/4 मीन्स 45 डिग्री और 45 से लेकर के π/2 यानी कि 90 डिग्री तक। ठीक है, कर लोगे इतना। पहले तो आप अपना रिवाइज करना, पहले सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना भाई, वो माइंड में सेट रहने चाहिए, क्योंकि मीनिंग वाले दिन मंडे जब मीनिंग डिस्कस करेंगे तो उस वाले दिन आपको ये सब याद रहने चाहिए भाई। उस दिन फॉर्मूला नहीं बताएंगे, उस दिन इसका मीनिंग बताएंगे कि क्या मिल रहा है, क्या आ रहा है।